Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. Our today's topic in endocrine gland is हमने इसके पहले देखा था हाइपोफिसिस सेरेब्री. नाउ वी आर सीइंग थायराइड ग्लैंड. ठीक है, अब हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में. चलिए शुरू करते हैं. थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? सिचुएटेड इन योर बिहाइंड योर ट्रैकिया या ट्रैकिया के पीछे, और ट्रैकिया से जुड़ी हुई रहती है इधर. थायराइड ग्लैंड कहाँ रहती है? यहाँ रहती है. ठीक है, थायराइड ग्लैंड कैसी रहती है? इट्स लाइक ए बटरफ्लाई. वो तितली के जैसे रहती है, तितली के जैसे रहती है ऐसा, और बीच में रहता है ट्रैकिया. ट्रैकिया ये है ना, ये समझो ट्रैकिया है, और ये है आपकी थायराइड ग्लैंड. ठीक है, तो ये आजू बाजू बटरफ्लाई के जैसे शेप में ये रहती है ना. ये रहा ट्रैकिया और ये रहा दोनों थायराइड ग्लैंड. ठीक है, ऐसी रहती है सिचुएटेड. थायराइड ग्लैंड दो टाइप्स की होती है. एक होती है थायराइड और एक होती है पैराथायराइड, जो रहती है जस्ट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे रहती है. चार रहती हैं, दो इस तरफ और दो इस तरफ. ठीक है, अभी हम देख रहे हैं थायराइड, इसके बाद देखेंगे हम पैराथायराइड. तो थायराइड करता क्या है? मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट. बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है. आपके बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब जितने भी आपकी बॉडी में सिंथेसिस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, जितना भी जो फंक्शंस होते हैं, जब वो रन होते हैं आपके लिविंग टिश्यू में, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. जितना भी सिंथेसिस होता है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस गोज इनटू योर लिविंग सेल. आपके लिविंग सेल में जब केमिकल रिएक्शंस होती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म भी दो प्रकार का होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है. अभी वो नहीं समझाने का समय है, अभी हम थायराइड ग्लैंड के बारे में समझेंगे. ठीक है, तो क्या करता है? मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट. आपके बॉडी में जो भी केमिकल फंक्शंस है उसके रेट को मेंटेन करके रखता है. ठीक है, अब कौन मेंटेन करता है, किसके द्वारा मेंटेन करता है थायराइड ग्लैंड? दो हार्मोन्स होते हैं. एक होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन. क्या होता है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन. और दूसरा होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन. एक होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन और दूसरा होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन. ठीक है, इसके द्वारा क्या करता है? ये मेंटेन करता है मेटाबॉलिक रेट के रेट का आपकी बॉडी का. अब क्या होता है? इलेबोरेटेड बाय फॉलिक्यूलर सेल्स. अभी कहाँ से बनते हैं ये, कहाँ से इलेबोरेट होते हैं ये? फॉलिक्यूलर सेल से निकलते हैं. ठीक है, मैंने जैसे बताया डक्ट लेस ग्लैंड होती है, इनमें डक्ट नहीं होता है. ठीक है, तो ये कैसे इलेबोरेट करेगी? इसके सिक्रेशंस कहाँ से निकलेंगे? जैसे एक्सोक्राइन में सिक्रेशन कहाँ से निकल रहे थे? ल्यूमेन से निकल रहा था. ल्यूमेन किसके अंदर था? एक्टिनाई के अंदर था. एक्टिनाई में होता है ल्यूमेन, और उसमें से क्या रहते हैं? आपके हॉर्मोन्स, केमिकल रिस्पॉन्सेज सिक्रेट होते हैं, निकलते हैं. इसमें कहाँ से सिक्रेट होते हैं? मतलब बन के कहाँ से निकलते हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स के अंदर से हार्मोन्स बन के निकलते हैं और ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं डक्ट्स के द्वारा और सिनोइड्स के द्वारा. ठीक है, अब पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स लोअर द कैल्शियम इन ब्लड बाय थायरोकैल्सिटोनिन. अब दो प्रकार के सेल होते हैं, एक होते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स और एक होते हैं पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स. फॉलिक्यूलर सेल्स सिक्रेट करते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन. क्या करते हैं? टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन. ये दो केमिकल हार्मोन्स को सिक्रेट करता है फॉलिक्यूलर सेल्स. और दूसरा और सेल्स होते हैं जो कि छोटे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं. इनका सिक्रेशन कौन कर रहा है? फॉलिक्यूलर सेल कर रहा है. और थायरोकैल्सिटोनिन का सिक्रेशन कौन करता है? पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स करते हैं. ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन का सिक्रेशन करते हैं पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स. क्या करता है पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स? लोअर द कैल्शियम इन ब्लड बाय थायरोकैल्सिटोनिन. ये कैल्शियम के लेवल को आपकी ब्लड में कम करता है. किसके द्वारा करता है? थायरोकैल्सिटोनिन के हार्मोन के द्वारा आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है. अगर ज़्यादा कैल्शियम लेवल हो गया तो आपके वेन्स में क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा. कौन से क्लॉट हो जाएंगे? ब्लॉकेज बन जाएगा. कैल्शियम का भी ब्लॉकेज होता है. ब्लॉकेज कई प्रकार के होते हैं हार्ट में, वेन्स में. एक होता है ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल के कारण,
और एक होता है कैल्शियम के कारण, जो कि बहुत हार्ड रहता है, उसको एंजियोग्राफी से रिमूव नहीं कर सकते, एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी से रिमूव नहीं होता है, उसके लिए बाईपास सर्जरी जो होती है करना पड़ता है अगर कैल्शियम स्टोन हो गए। क्योंकि एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, एक प्रोब रहता है, प्रोब जो है वेन के अंदर जाता है, जैसे कि मैं कहाँ बना के बता दूँ, जैसे कि ये वेन है, ठीक है, ये है वेन। अब यहाँ पे बन गया एक ब्लॉकेज, जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड के सेल हैं वो इस तरफ जा नहीं पा रहे हैं, इकट्ठा हो जा रहे हैं। ब्लड के सेल्स इस ब्लॉकेज के कारण वेन के अंदर आगे पास नहीं हो पा रहा है, इसी को बोलते हैं हार्ट में ब्लॉकेज हो जाना। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम का स्टोन के कारण क्या होता है, कैल्शियम स्टोन नहीं बनता है, कैल्शियम के भी ब्लॉकेज होते हैं। दो प्रकार के ब्लॉकेज होते हैं हार्ट में, एक कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज होते हैं और एक कैल्शियम के ब्लॉकेज होते हैं। तो एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, एक प्रोब डालते हैं हार्ट में, एक प्रोब रहता है, वो कहाँ से जाता है, वेन से जाते हैं थाइस की। तो वो प्रोब क्या करता है, एक प्रोब ऐसा आता है, प्रोब ऐसा आकर इसमें एक बल्ब रहता है, बल्ब यानी कैसे बताऊं आपको मैं, एक ऐसा आकार रहता है गुच्छे जैसा, स्पंज जैसा, जो फूल जाता है, बल्ब यानी फुग्गे जैसा रहता है और वो चौड़ा हो जाता है। जाली देखे हो ना, जाली, एक फुग्गे जैसी एक जाली रहती है जो कि एक्सपांड हो जाती है, अंदर जाकर एक जाली खुल जाती है, ऐसी एक जाली खुल जाती है। जाली क्या करती है, ये जाली है, ठीक है, ये जाली क्या करती है, जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज को खींच के और वापस जो बल्ब है वो समेट जाता है, ब्लॉकेज खींच के प्रोब के अंदर आ जाता है, इसके अंदर चले जाता है और एंजियोप्लास्टी के द्वारा क्या होता है, जो ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाता है। पर जब कैल्शियम ब्लॉकेज होता है, कैल्शियम के ओवर जो बॉडी में लोड होने के कारण, तो वो बहुत हार्ड रहता है कि प्रोब इतना उसके लिए वो नहीं रहता है कि इसको निकाल सके। तो इसके लिए क्या होता है, फिर बाईपास हार्ट सर्जरी होती है। और जो ज़्यादा जो ब्लॉकेज होते हैं, 3 से 4 जब ब्लॉकेज हो जाते हैं, तब कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज तब भी होता है बाईपास हार्ट सर्जरी। और अगर कैल्शियम ब्लॉकेज हो गए तब तो बाईपास हार्ट सर्जरी होना ही रहता है, उसके अलावा उसका कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है। तो पैराथायराइड क्या करता है, थायरोकैल्सिटोनिन के द्वारा क्या करता है, लोअर द कैल्शियम इन ब्लड, कैल्शियम के लेवल को ब्लड में कम करके रखता है, ज़्यादा नहीं रखता है। इट्स ट्रू कैप्सूल इज कंप्राइज ऑफ कोलेजन फाइबर्स, एक कैप्सूल फॉर्म रहता है थायराइड ग्लैंड के चारों तरफ, एक ट्रू रहता है, एक फॉल्स रहता है। फॉल्स क्या रहता है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर रहती है, पर वो इसके बाद पर एक ट्रू रहता है जो सच में एक कैप्सूल अच्छे से उसको बना के रखता है। वो किससे बनता है, वो बनता है कोलेजन फाइबर से। एक कोलेजन फाइबर का एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहता है फाइबर का, वो एक कैप्सूल जैसा, एक अंडे जैसा एक कैप्सूल उसके चारों तरफ एक आकार बना के रखता है, उसको कवर करके रखता है मेम्ब्रेन में, ठीक है। दिस कैप्सूल फॉर्म लोब्स एंड लोब्यूल। अब ये कैप्सूल क्या करता है, बनाता है लोब्स एंड लोब्यूल्स, यानी एक लोब से 2 लोब में ये कन्वर्ट होता है। किसके द्वारा होता है, सेप्टा डिवाइड करता है चीज़ों को, मैंने जैसे बताया, सेप्टा से डिवाइड होकर लोब्स बनते हैं और एक लोब से फिर जब एक लोब 2-3 लोब्स बनाता है उसको बोलते हैं लोब्यूल्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ थायराइड इज फॉलिकल। थायराइड का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है फॉलिकल, ठीक है। फॉलिकल के द्वारा इसका स्ट्रक्चर भी बनता है और फंक्शन भी किसके द्वारा करता है, फॉलिकल के द्वारा करता है। मतलब जो भी इसका स्ट्रक्चर बना है ये वो फॉलिकल के द्वारा बना है, और जो सिक्रीशन निकलेंगे इसमें से वो किसके द्वारा निकलेंगे, वो भी फॉलिकल के द्वारा निकलेंगे। इसलिए क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है थायराइड का, फॉलिकल होता है। ईच फॉलिकल इज ओवल एंड राउंड लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल। हर फॉलिकल जो रहती है ओवल या राउंड रहती है। ये रहे फॉलिकल, ये क्या है, ये फॉलिकल है। ये हर फॉलिकल क्या रहता है, या तो राउंड रहेगा या ऐसा ओवल रहेगा। समझ में आ रहा है, ये एकदम राउंड है और ये थोड़ा ओवल है, थोड़ा लंबा है ना। राउंड रहेगा और ओवल रहेगा।
लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल। ये एपिथेलियल की सिंगल लेयर दिख रही है, ये सिंगल लेयर, ये बीच में है फॉलिकल और ये एक लेयर बनी है, मेम्ब्रेनस लेयर बनी है। ये काई से बनी है? एपिथेलियल से बनी है। और कितनी लेयर है? सिर्फ सिंगल लेयर है। एक एक एपिथेलियल सेल दिख रहे हैं ना लाइन वाइज, इसके ऊपर एक और नहीं है ना, 3 या टेट्रा या क्वार्टर ऐसी लेयर नहीं है, सिर्फ एक लेयर बनी है एपिथेलियल सेल की हर फॉलिकल के चारों तरफ। ठीक है ना, दिख रहा है ये हर फॉलिकल के चारों तरफ, ये ओवल है और ये राउंड है, एक एपिथेलियल की लेयर बनी रहती है। ठीक है, एपिथेलियल एंड लो क्यूबॉइडल। एपिथेलियल इज क्यूबॉइडल इन नॉर्मल फेज। एपिथेलियल क्या रहता है? क्यूबॉइडल यानी क्यूब शेप के। एपिथेलियल कितने बताया मैंने आपको? क्यूबॉइडल रहता है, कॉलमनार रहता है, और कौन सा रहता है? क्यूबॉइडल और कॉलमनार रहता है। तो क्यूबॉइडल में क्या रहता है? क्यूब शेप का रहता है ना, चौकोन शेप का। और कॉलमनार में रहता है कॉलम शेप का, यानी लंबे लंबे खंबे जैसे दिखते हैं। तो जब एपिथेलियल क्या रहता है? क्यूबॉइडल रहता है यानी क्यूब शेप में रहता है। जब वो नॉर्मल फेज में रहता है, थायराइड ग्लैंड कोई सिक्रीशन में नहीं रहता, नॉर्मल फेज में रहता है, तब कौन सा शेप में रहता है? क्यूबॉइडल। ये क्यूब शेप के दिख रहे हैं, चौकोन चौकोन। ठीक है, उसके बाद फेज कॉलमनार इन हाइपर एक्टिव फेज। कॉलमनार हो जाते हैं, कॉलम में बन जाते हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं जब ये हाइपर एक्टिव फेज में, जब ज़्यादा सिक्रीशन, जब ज़्यादा थायराइड वर्क करने लग जाता है, तब इसकी जो एपिथेलियल सेल की जो लेयर रहती है वो कॉलमनार शेप में कन्वर्ट हो जाती है, कॉलम्स में हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एंड लो क्यूबॉइडल इन रेस्टिंग फेज। लो क्यूबॉइडल यानी क्यूबॉइडल जो चौकोन जो साइज है वो छोटा हो जाता है रेस्टिंग फेज में। रेस्टिंग फेज किस समय होता है? जब थायराइड आराम कर रहा रहता है, कोई सिक्रीशन नहीं करता उस समय जो क्यूबॉइडल का शेप है वो स्मॉल हो जाता है ना। कॉलमनार में कब होता है? जब वो हाइपर एक्टिविटी में आ जाता है। और नॉर्मल क्यूबॉइडल कब रहता है? जब वो थायराइड ग्लैंड का जो फॉलिकल है नॉर्मल फेज में रहता है, तब क्यूबॉइडल रहता है। हाइपर एक्टिव में कॉलमनार हो जाता है और रेस्टिंग फेज में लो कॉलमनार हो जाता है। जैसे कि ये रहा कॉलमनार, ये लंबे लंबे हैं ये, है ना, कॉलमनार रहा इधर, और लो क्यूबॉइडल ये छोटे छोटे क्यूब्स दिख रहे हैं, वो ये लो क्यूबॉइडल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं फॉलिकल ऑफ कोलॉइड स्टोर्स थायरोग्लोबुलिन एंड आइडोथायरोग्लोबुलिन। जो फॉलिकल होते हैं कोलॉइड के वो स्टोर करते हैं थायरोग्लोबुलिन एंड आइडोथायरोग्लोबुलिन। जो फॉलिकल क्या हो गया? ये फॉलिकल हो गया। फॉलिकल के बीच में क्या होता है? कोलॉइड होता है। कोलॉइड क्या करता है? स्टोर करता है हार्मोन्स को। कौन सा हार्मोन स्टोर करता है? थायरोग्लोबुलिन एंड ट्राइआइडोग्लोबुलिन। ये दो हार्मोन्स को क्या करता है? ये स्टोर करता है। अब यही दो हार्मोन से क्या होगा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, सिंथेसिस, है ना, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। अब इनके दो हार्मोन के द्वारा बाकी जितने भी हार्मोन्स बनेंगे थायराइड में, इनके दोनों के सिंथेसिस से बनते हैं, मिलजुल के बनता है। और ये कहाँ स्टोर होता है? जो कोलॉइड एरिया है, जो फॉलिकल का बीच वाला एरिया में कोलॉइड होता है। और कोलॉइड क्या काम करता है? बैंक के जैसे काम करता है, ये स्टोर करके रखता है हार्मोन्स को। कौन से? थायरोग्लोबुलिन एंड ट्राइआइडोथायरोग्लोबुलिन, ये दो हार्मोन्स को वो स्टोर करके रखता है। अब हम देखेंगे सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस यानी बनता कैसे है वो, और रिलीज यानी रिलीज कैसे होता है। ठीक है, आयोडीन सर्कुलेशन इन ब्लड बाय फॉलिकुलर सेल। जो आयोडीन होता है उसका सर्कुलेशन होता है ब्लड में फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा। ये जो फॉलिकुलर सेल्स, ये जो सेल्स है ना, ये है फॉलिकुलर सेल्स। इनके द्वारा क्या होता है? आयोडीन सिक्रीशन होता है ब्लड में। आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम आयोडेट बाय पेरोक्सीडेज। आयोडीन क्या होता है? लिबरेट होता है, यानी ये आयोडीन है, ये इसमें से लिबरेट होके यानी अलग होके, मुक्त होके, अलग होगा। किसमें से होगा? आयोडाइड। आयोडाइड में से आयोडीन लिबरेट होता है। किसके द्वारा होता है? पेरोक्सीडेज सेल, पेरोक्सीडेज के द्वारा होता है। पेरोक्सीडेज एंजाइम जो होता है उसके कारण आयोडाइड से आयोडीन लिबरेट होता है, यानी अलग होता है, टूट के निकलता है। सेलुलर सेल सिंथेसाइज प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्रॉम अमीनो एसिड स्पेशली थायरोसिन। सेलुलर सेल्स जो होते हैं सिंथेसाइज करते हैं यानी बनाते हैं
प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। कौन बनाता है? सेलुलर सेल्स बनाते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल को। और वो प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्रॉम अमीनो एसिड। किससे बनाते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल? अमीनो एसिड से। और वो अमीनो एसिड कौन सा होता है? स्पेशली थायरोसिन। थायरोसिन क्या होता है? एक अमीनो एसिड होता है जिससे फॉलिकुलर सेल क्या करते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। कौन बनाता है प्रोटीन मॉलिक्यूल? फॉलिकुलर सेल बनाते हैं। किससे बनाते हैं? अमीनो एसिड से बनाते हैं। कौन से अमीनो एसिड से बनाते हैं? थायरोसिन से बनाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट इज एडेड टू प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्मिंग थायरोग्लोबुलिन। फिर कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉलिकुलर सेल ने बनाया थायरोसिन के द्वारा। फिर वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बन गया है, उस प्रोटीन मॉलिक्यूल में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट ऐड होगा। ऐड होने के बाद वो क्या बनाएगा? थायरोग्लोबुलिन। ठीक है। पहले क्या था? प्रोटीन मॉलिक्यूल था, फॉलिकुलर सेल ने बनाया, थायरोसिन के द्वारा बनाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड हुआ। कार्बोहाइड्रेट ऐड होने के बाद उसने क्या बनाया? थायरोग्लोबुलिन बनाया। ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे। आयोडीन कंबाइंस विद थायरोसिन रेडिकल ऑफ थायरोग्लोबुलिन। आयोडीन क्या होता है? कंबाइन होता है, यानी जुड़ता है थायरोसिन से, जो कि क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। उससे जुड़ के रेडिकल ऑफ थायरोग्लोबुलिन। रेडिकल यानी ऐसी चेन जिसमें कोई भी सब्सटेंस आके अटैच हो सके। फ्री जो रहता है, फ्री रेडिकल यानी ऐसा सब्सटेंस जिसमें आके कोई भी एंजाइम और जो मॉलिक्यूल है आके अटैच हो जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो क्या होता है? फ्री रेडिकल रहता है थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन रेडिकल से आकर क्या अटैच हो जाता है? थायरोसिन अटैच हो जाता है। आयोडीन किससे कंबाइन होता है? थायरोसिन से कंबाइन होता है। और किससे अटैच हो जाता है? थायरोग्लोबुलिन से अटैच हो जाता है। ठीक है। कंबाइन टू जनरेट थायरो, हाँ, किससे हो जाता है? थायरोग्लोबुलिन से होता है। टू फॉर्म मोनो एंड डाई आयोडोथायरोसिन। आयोडीन कंबाइन होता है थायरोसिन से। कंबाइन होने के बाद थायरोसिन किससे अटैच हो जाता है? थायरोग्लोबुलिन से अटैच होता है। फिर वो थायरोग्लोबुलिन थायरोसिन के साथ अटैच होकर क्या बनाता है? वो बनाता है मोनो एंड डाई आयोडोथायरोसिन बनाता है। क्या बनाता है? मोनो यानी सिंगल, डाई यानी डबल। क्या होता है? मोनो यानी सिंगल, डाई यानी डबल। ये क्या बनाते हैं? थायरोसिन बनाते हैं। विच फर्दर कंबाइन टू जनरेट। फिर क्या होता है? फर्दर यानी आगे, फिर वो कंबाइन होते हैं। क्या जनरेट करते हैं? क्या पैदा करते हैं? ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन। क्या बनाते हैं ये? फिर ट्राई आयोडोथायरोनिन बनाते हैं जनरेट करके, और टेट्रा आयोडोथायरोनिन बनाते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है? ट्राई आयोडोथायरोनिन हाँ, ये तो फिर मैं बाद में बताऊंगा। फिर यहाँ से फिर से देख लेते हैं। आयोडीन सर्कुलेट होता है आपके ब्लड में बाय फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा आयोडीन सर्कुलेट होता है ब्लड में। आयोडीन लिबरेट होता है आयोडाइड से। आयोडाइड से अलग होकर आयोडीन बनता है। ठीक है। किसके द्वारा बनता है? पेरोक्सिडेज के द्वारा बनता है। ठीक है। फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को। फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज यानी बनाते हैं प्रोटीन को, प्रोटीन मॉलिक्यूल को। कौन सा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है? अमीनो एसिड के द्वारा, थायरोसिन से। थायरोसिन से कंबाइन होकर क्या बनाता है? वो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है। उस प्रोटीन मॉलिक्यूल में फिर कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है। फिर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कंबाइन होता है प्रोटीन से, ग्लोबुलिन बनाता है। और फिर सब, अब नीचे की लाइन देखते हैं। इतना आप वापस वीडियो को पीछे करके देख लेना, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। फिर होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन इज क्विक एंड शॉर्ट लास्टिंग। ट्राई आयोडोथायरोनिन क्या होता है? क्विक होता है। ट्राई आयोडोथायरोनिन क्विक होता है और शॉर्ट लास्टिंग होता है, यानी जल्दी कम काम करता है पर कुछ समय के लिए काम करता है। पर टेट्रा आयोडीन जो होता है वो स्लो रहता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है, यानी वो जल्द स्लो तो रिस्पांस देगा पर लंबे समय तक रिस्पांस देता है। इसके बाद इसके अप्लाइड एक्सपेक्ट है। एक होता है माइक्सोडीमा और एक होता है एक्सोफेथेलाइन होता है। एक होता है माइक्सोडीमा और एक होता है एक्सोफेथेलमिक गॉइटर, जिसके कारण गॉइटर में क्या होता है? आंखें बाहर हो जाती है और ये जो थायराइड ग्लैंड है ना वो फूल जाती है। और माइक्सोडीमा में क्या होता है? इनसफिशिएंट थायराइड का सिक्रेशन होता है, यानी कि क्या होता है उसमें? हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है माइक्सोडीमा में। और एक्सोफेथेलमिक में क्या होता है? एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, यानी थायराइड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो ये रहा थायराइड का हमारा आज का पूरा क्लास।